Hello class. Today we will do chapter 8 cell structure and function. So let's see that what are the things we are going to study in this chapter. So we will going to recognize the importance of cell discovery, explain the postulates of cell theory, establish the relationship between cell number, cell shape, cell size and cell function. Differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell, most important. Comprehend the working of cellular components in a cell and compare and contrast plant cell and animal cell. So let's start with the chapter. Look around you and you will observe that a variety of living things. You may observe huge trees like banyan, neem, ashok and पीपल and small flowering and non flowering plants. तो अपने देखो आसपास क्या क्या है. आपके आसपास आपको बड़े बड़े पेड़ नज़र आएंगे तो छोटे छोटे पेड़ ऐसे पौधे ऐसे भी नज़र आएंगे जिनमें फूल उगते हैं, किसी में फूल नहीं आते. यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल्स ऑफ ऑल साइजेज एंड शेप्स. अब आप देखिए अपने आसपास जितने भी जानवर हैं वो सब एक शेप के नहीं हैं, एक साइज़ के नहीं हैं, सब अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के हैं. वॉट डू ऑल दीज लिविंग थिंग्स हैव इन कॉमन. अब कॉमन क्या है? इनके अंदर कॉमन है सेल्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने हुए हैं सेल्स के. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपकी सेल की डेफिनेशन है. सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. कैन यू सी दीज सेल्स विद द नेकेड आई. सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई. अब आप अपनी आंखों से सेल को देखने की कोशिश करिए, आपको सेल नज़र नहीं आएंगे क्योंकि आप अपनी इन आंखों से सेल्स को नहीं देख सकते. In fact, this was the reason why no one knew about the cells till the invention of the microscope. और यही वजह है कि माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से पहले कोई नहीं देख पाया था, कोई नहीं जान पाया था सेल के बारे में. तो देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल. इन 1665 एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, रॉबर्ट हुक डिजाइंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रोस्कोप्स एंड यूज इट टू ऑब्जर्व प्लांट मटीरियल. तो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और प्लांट मटीरियल यानी प्लांट में ऑब्जर्व करने की कोशिश की सेल्स को. He examined thinly sliced pieces of cork under the microscope and discovered that it was made up of many small box-like units. उन्होंने देखा, एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में उसे देखा तो उन्होंने देखा कि अरे इसके अंदर तो छोटे 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 ब्लॉक्स बने हुए हैं, बहुत छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं. देखिए कुछ इस टाइप का नज़ारा उन्हें देखने को मिला. आप देख पा रहे हैं इसके अंदर बॉक्सेस. इसी तरीके का रॉबर्ट हुक ने नोटिस किया. हुक नेम्ड दीज यूनिट्स cells without realizing that he had discovered the basic structural unit of all living things. उन्होंने इस ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ये बॉक्स टाइप के थे, इनको सेल्स बोला, इनको नाम दिया सेल्स. और शायद उन्हें तब नहीं पता था कि उन्होंने कितनी बड़ी खोज कर ली है. उन्होंने लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चरल यूनिट को खोज निकाला है. अब आई हमारी सेल थ्योरी की बारी. ऑन ऑब्जर्विंग अदर सैम्पल्स ऑफ प्लांट मटीरियल, Hook and other scientists discovered that all plants are made up of cells. उसके बाद अदर साइंटिस्ट भी आए, काफ़ी सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि प्लांट्स बने हुए हैं सेल्स के. As more and more materials were examined, scientists began to recognize a common pattern. It was in 1838 that a German scientist called Matthias Kalden stated that all plant materials were made up of cells. पहले उन्होंने एक प्लांट को एग्जामिन किया, फिर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया गया और ये पाया गया कि सारे के सारे प्लांट्स सेल से बने हुए हैं. In 1839, Theodor Skevan observed various animal parts and came to the same conclusion about animals. अब इन्होंने बोला कि अरे ये तो प्लांट्स तो सेल से बने ही थे, इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं जब उन्होंने उनको एग्जामिन किया तो उन्हें पता चला कि एनिमल्स भी बने हुए हैं सेल्स के. इन 1855 रुडोल्फ विर्को डिस्कवर्ड दैट न्यू लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स. उन्होंने ये नोटिस किया कि जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से नए सेल पैदा होते हैं, उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं. द फाइंडिंग्स ऑफ स्केलेडन, स्केवन एंड विर्को लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल थ्योरी. इन तीनों ने मिलकर जो अलग अलग खोज की इसको सेल थ्योरी में लिखा गया.
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो इन तीनों ने जितनी भी खोज की उसमें जो कॉमन चीज़ें निकल कर आई वो ये थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। दे आर दे मे बी मेड ऑफ वन सेल और मोर देन वन सेल। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक सेल के बने हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो नए सेल बन रहे हैं वो पुराने सेल से ही डिवाइड होकर बन रहे हैं। द सेल थ्योरी इज ट्रू फॉर ऑल लिविंग थिंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नंबर। कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है, उसका क्या साइज़ है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसके अंदर सेल्स कैसे हैं। भाई सेल थ्योरी सबके ऊपर लागू हो रही थी। Now cell number. There is a variety of living beings on the earth. Some of them are unicellular and others are multicellular. तो हमारे अर्थ पर बहुत सारे लिविंग थिंग्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो एक सेल के बने हुए हैं, उनके अंदर एक सेल है यानी यूनिसेलुलर है। और ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो मल्टी सेलुलर हैं यानी कि उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। Unicellular organisms like amoeba, yeast, paramecium and bacteria are made up of only one cell. Can you name some more unicellular organisms? In unicellular organisms, all the functions like respiration, excretion, nutrition and reproduction are carried out by the single cell. तो भाई किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एक सेल है तो सारे के सारे काम वही सेल करता है, चाहे वो रिप्रोडक्शन का हो, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे वो डाइजेशन का हो। सारे का सारा काम उस एनिमल का, उस ऑर्गेनिज्म का एक सेल ही करेगा क्योंकि उसके अंदर एक ही सेल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। लाइक मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। द नंबर ऑफ सेल्स मे वेरी फ्रॉम अ फ्यू सेल्स टू बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ देम। कुछ सेल से शुरुआत होती है और ये चले जाते हैं मिलियंस में, बिलियंस में। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं और हर सेल का एक अपना शेप है, साइज है। डू यू थिंक ऑल सेल्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप? द आंसर इज नो। द सेल्स शो ट्रिमेंडियस वेरिएशन इन साइज एज वेल एज शेप। तो सेल्स अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। For example, the human body consists of bones, blood, stomach, brain and several other parts performing various functions. देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स हैं और इन सबके काम अलग अलग हैं। Although each body part is made up of cells, the structure and shape of a cell is suited for the specific function it carries out within the organism, as shown in the following examples. अब ये जितने भी हमारे बॉडी पार्ट हैं ये काम करते हैं, बनते हैं सेल्स से। ओके हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। अब हर सेल का शेप, साइज अलग अलग है। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग नर्व सेल ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस इन द बॉडी। अब हर मैंने जैसे आपको बताया कि हर सेल का शेप अलग है, हर सेल का साइज़ अलग है और उनका शेप और साइज़ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो हमारी बॉडी में काम क्या कर रहा है वो सेल। जैसे कि एक 100 मीटर लॉन्ग नर्व सेल है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग नर्व सेल है, ये हमारी बॉडी में इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है। The sperm cell has a long flagellum that helps it to make its way to the egg cell. Egg cell. तो जो स्पर्म सेल है जो मेल बॉडी के अंदर बनता है वो उसके अंदर टेल होती है जो इसको मदद करती है एग तक पहुंचने में। The biconcave shape of red blood cells allows them to travel through very narrow blood vessels. इसके अलावा biconcave shape होती है रेड ब्लड सेल्स की, RBCs की, और ये इसलिए होती है जिससे ये आसानी से हमारे पतले पतले ब्लड वेसल्स में चला जाए। The spindle shape of muscle cells allows them to contract and relax, making the muscles move. इसके अलावा जो स्पिंडल शेप होती है मसल्स की वो मदद करती है मसल्स के खिंचाव में। जैसे कि अब मैं ये हाथ है इसको खींच रही हूँ तो ये खिंचाव हो रहा है मसल में, पास ला रही हूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके तो इस टाइप के जो मूवमेंट होते हैं उसके लिए हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं जिससे कि मूवमेंट आसानी से हो पाए।
द फ्लैट शेप ऑफ द आउटर लेयर ऑफ स्किन सेल्स हेल्प देम टू कवर लार्जर एरिया। अब फ्लैट शेप होता है हमारी स्किन का, स्किन के जो सेल्स होते हैं, जिससे कि एक बड़ा एरिया वो कवर कर पाए। आपने देखा है कि हमारी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक स्किन से कवर है। वाइट ब्लड सेल्स कैन चेंज देयर शेप, दिस हेल्प्स देम टू इनगल्फ जर्म्स एंड डाइजेस्ट देम। देखो वाइट ब्लड सेल का तो और बड़ा ही ज़रूरी और मेहनत वाला काम है कि हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स होते हैं उनको ख़त्म कर देना, उनको सफाया कर देना। तो इसके लिए ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, जिससे कि इनको आसानी हो हमारे बॉडी से जर्म्स को हटाने के लिए और उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए। द यूनिसेलुलर अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। अब जैसे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी उसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। इट चेंजेस इट्स शेप फॉर इनगल्फिंग द फूड एंड फॉर मूवमेंट। ये अपनी शेप को बदलता रहता है खाने को इनगल्फ लेने के लिए और मूवमेंट के लिए। इट फॉर्म सिरोपोडिया टू मूव इन एनी डायरेक्शन टू इनगल्फ द फूड। तो जब ये मूव करता है तो ऐसा लगता है जैसे नकली के पैर, हाथ पैर इसके निकल आए हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं सुडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट। ऐसा लगता है कि वो चलने की कोशिश कर रहा है अपने पैरों से, हाथों से, पर ऐसा नहीं होता। कोई उसके पैर नहीं है, कोई हाथ नहीं है, बस उसकी शेप चेंज होती रहती है। ओके, और वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पर उसका खाना होता है। When it encounters water, सिरोपोडिया हेल्प इन फ्लोटिंग। और जब ये पानी में होता है तो सिरोपोडिया इसकी मदद करते हैं तैरने में। Plant cells too vary in shape and size. Cells located on the outer part of the stem have a thick wall to give strength. अब आप पेड़ को देखो, पेड़ कितना मजबूती से हर मौसम में खड़ा रहता है। तो इसका जो आउटर पार्ट होता है स्टेम का, इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं जो इसको मदद करते हैं, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। द सेल्स फॉर कैरिंग वाटर एंड फूड आर लॉन्ग एंड थिन विद होल्स एट ईच एंड। इसके अलावा जो सेल्स इनका वाटर और फूड प्रोवाइड कराते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो लंबे होते हैं और पतले होते हैं। द स्टोरेज सेल्स इन द रूट्स एंड फ्रूट्स आर लार्जर देन मैनी अदर सेल्स। इसके अलावा ऐसे सेल्स जिसके अंदर ये अपना जो इन्होंने खाना बना के रखा है, खाना बना के मतलब जो स्टार्च फॉर्म में इन्होंने अपने खाने को स्टोर किया है, उसको स्टोर ये करते हैं और वो काफ़ी बड़े सेल्स होते हैं। द साइजेस ऑफ सेल्स कैन बी वाइडली डिफरेंट। मोस्ट सेल्स आर 1/1000 of an inch in diameter. The bacterial cell is the smallest of all the cells and an ostrich egg is the longest of all the cells. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्मॉलेस्ट सेल हो गया आपका बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरिया का सेल, और ऑस्ट्रिच एग हो गया आपका लॉन्गेस्ट सेल। द नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अगर आपसे कोई पूछता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो आप बताएंगे नर्व सेल। द साइज ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन इट हैज़ टू परफॉर्म। ना स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो देखिए ये माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप की डिटेल आप अच्छे से करिएगा, ये माइक्रोस्कोप की आपको डेफिनेशन भी दी हुई है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो देखो सेल्स प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, पर इनका फंक्शन अलग होता है। हर सेल का फंक्शन अलग होता है, प्लांट में अलग होता है, एनिमल में अलग होता है, इनका शेप अलग होता है, इनका साइज अलग होता है। There has been tremendous development in microscopes since the discovery of the cells. This has helped in studying the internal structure of the cells in detail. अब हम सेल्स तो जान गए कि अच्छा हर चीज़ सेल की बनी हुई है, पर सेल के अंदर भी क्या होता है, आखिर ये सेल है क्या चीज़, सेल किस तरीके से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म तैयार कर देता है, सारे के सारे आपके बॉडी की एक्टिविटीज़ करवाता है। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ माइक्रोस्कोप में, वैसे वैसे हमें पता चला कि सेल के अंदर का स्ट्रक्चर भी क्या है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके पार्ट्स ऑफ अ सेल एंड देयर फंक्शन। वी हैव स्टडीड द सेल्स वेरी इन साइज एंड शेप। तो अब तक हमने कई बार पढ़ लिया कि सेल्स का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होता है। हाउएवर इनसाइड मोस्ट सेल्स मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। हालांकि सेल्स के अंदर काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं और हर ऑर्गेनेली का अपना एक काम होता है। तो सेल के अंदर अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेलीज और उस ऑर्गेनेली का पर्टिकुलर काम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। अ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है।
इट इज़ अ थिन पोरस लेयर दैट एनक्लोजेज ऑल द ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। इसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहती हैं। इट इज़ लाइक द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल। ये एक सेल की आउटर बाउंड्री को आप मान सकते हैं कि सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन, providing protection to the internal content of the cell. The cell membrane gives shape to a cell. It controls the movement of substances into and out of the cells. अब बाउंड्री है तो बाउंड्री का काम होगा उसकी शेप को बनाए रखना। दूसरा, इसके अंदर क्या जा रहा है, सेल के अंदर, सेल से बाहर क्या आ रहा है, इसको भी रेगुलेट करने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। It allows only certain substances to enter and leave a cell and is therefore called a semi-permeable membrane. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है कि ये सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर जाने देती है और कुछ सब्सटेंसेस को ही सेल के बाहर आने देती है। However, plant cells have an additional boundary around the cell membrane. This is called a cell wall. अब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें तो सेल मेम्ब्रेन होती है, पर प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से भी ऊपर एक कवरिंग होती है और वो होती है आपकी सेल वॉल। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। इसको अंडरलाइन करिएगा कि सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। The cell wall gives shape and rigidity to the plant cell. It is the cell wall that enables the stem of a plant to stand erect. तो प्लांट का जो स्टेम है अगर वो सीधा खड़ा रह पाता है तो उसका रीज़न सेल वॉल ही है। दूसरी ऑर्गेनेली है हमारी साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ जेली लाइक मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल केमिकल्स इन्वॉल्व्ड इन वेरियस reactions. It contains many cell organelles such as nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and ribosomes. Each cell organelle carries out a specific task for a cell. तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेलीज के बारे में। देखिए, ये तो थे सेल के पार्ट, ये आपके सेल के पार्ट थे, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको हम पढ़ेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली जैसा आपका लिक्विड होता है, इसी के अंदर ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहती हैं और हर ऑर्गेनेली का अपना एक अलग काम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली दैट इज़ स्फेरिकल और ओवल इन शेप। तो न्यूक्लियस इट इज़ द लार्जेस्ट सेल, ये एक बड़ा सेल है और ये स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है। The nucleus is surrounded by a double membrane called nuclear membrane. The nuclear membrane encloses a colorless dense fluid called nucleoplasm. तो देखिए, न्यूक्लियस, जैसे हम ये मान लेते हैं ये सेल है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये आपका सेल है, इसके बीच में ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से जो इसको प्रोटेक्ट करती है। दिस इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भरा रहता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, The nuclear membrane has numerous small openings which allow movement of material between the cytoplasm and the nucleus. अब इसके अंदर काफ़ी सारी ओपनिंग्स होती हैं जो कि मटेरियल के मूवमेंट के काम में आती है। मटेरियल मतलब जो भी आपका लिक्विड है उसके मूवमेंट में काम में आती है। The nucleoplasm contains a smaller body called nucleus. Nucleolus is visible only when the cell is not dividing. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ऐसी कौन सी बॉडी है जो सिर्फ डिवीज़न के टाइम पे आपको नज़र आती है, तो ये है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोजोम्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि क्रोमोजोम्स क्या होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी बिल्कुल रेशे, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। विच इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होता है कि जैसे आपके जो हेयर्स हैं, आपकी आइज़ हैं, आपकी नोज़ है, आपका स्किन कलर है, वो आपकी फैमिली मेम्बर्स जैसा होगा, बेसिकली आपके मम्मी पापा जैसा होगा, है ना। इवन कई तो अपने दादाजी से कई सारी कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, अपने पेरेंट्स से लेते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लेते हैं, है ना। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन यानी कि जो सिमिलैरिटी होती है, जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेरिडिटरी। ओके, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये क्रोमोसोम से ही पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती है। जीन्स कंटेन द इंफॉर्मेशन टू बिल्ड एंड मेंटेन एन ऑर्गेनिजम्स सेल. These are responsible
फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और जो जीन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंट्स से आपके ऑर्गन, जो आप पेरेंट्स से जो उनकी ऑफ स्प्रिंग है यानी यंग वन है उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। So if you find some of your features similar to those of your parents, then the genes are responsible for it. तो अगर आपसे कोई ये बोलता है कि आपकी आँखें बिल्कुल आपकी मम्मा की तरह हैं या आपके पापा की तरह हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको उनके जीन्स के थ्रू ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी बॉडी में मिली हैं जो आपके पेरेंट्स जैसी हैं। In eukaryotes, genes are contained within the cell nucleus. In prokaryotes, genes are contained in a single chromosome that is free floating in the cell cytoplasm. तो अगर हम प्रोकार्योटिक की बात करें तो ये फ्री फ्लोट होता है, यानी कि ये बिल्कुल तैर रहे होते हैं, आराम से फ्लोट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं कि ये आपका सेल हो गया और ये ऐसे ऐसे तैर रहे होते हैं, बिल्कुल धागे जैसे जो नज़र आते हैं। Nucleus is called the control center of the cell, giving directions for all the activities of the cell. Can the nucleus of the cell be compared to the brain of the human body? तो जो आपका न्यूक्लियस है वो कंट्रोल सेंटर है क्योंकि यहीं से आपकी सारी सेल की एक्टिविटी कंट्रोल में होती हैं। द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म टुगेदर मेक अप द प्रोटोप्लाज्म। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, विच इज़ द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ये यूकार्योट्स और प्रोकार्योट्स में आपको डिफ्रेंसिएशन रीड करना है। अगर कोई भी डाउट लगेगा तो आप डाउट को बताइएगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूकार्योट्स और प्रोकार्योट्स को आपको डिफ्रेंशिएट करना ही है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनलीज। तो ये ऑर्गेनली है, हम ऑर्गेनलीज पढ़ रहे हैं, ये भी एक ऑर्गेनली है और ये रॉड शेप की है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स। प्लीज़ इसको अंडरलाइन करिएगा कि पावर हाउस किसे बोला जाता है सेल का, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है और जहाँ रेस्पिरेशन होगा वहाँ एनर्जी रिलीज होगी और जहाँ से एनर्जी आएगी तो हम उसको बोलेंगे पावर हाउस। The number of mitochondria in a cell depends on the function it performs. Cells with particularly heavy energy demands, such as muscle cells, have more mitochondria than other cells. तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कितने प्रेजेंट रहेंगे ये डिपेंड करेगा कि वो जो बॉडी पार्ट है, वो जो ऑर्गन है, वो कितना मेहनत वाला काम कर रहा है। जैसे कि हमारा मसल सेल है, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, काफ़ी हाई डिमांड रहती है एनर्जी की, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे मसल सेल्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होते हैं, ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट से हम आपको ध्यान में करना है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं। Chloroplast, the green plastid, contains the green pigment chlorophyll. The color of the leaves is green due to the presence of chloroplast. अंडरलाइन करिएगा कि पेड़ पौधे ग्रीन क्यों होते हैं, ये होते हैं आपके ग्रीन पिगमेंट की वजह से, एंड दिस इज क्लोरोप्लास्ट. In fact, chloroplast is present in all the green of the parts of the plant. Chloroplast is also called the kitchen of the cell since it is the site of photosynthesis. Now, chromoplast. These are non-green plastids. These organelles provide color to fruits and flowers. तो क्रोमोप्लास्ट से आपको अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर के आपको फ्रूट्स मिलते हैं, अलग अलग कलर्स के आपको फ्लावर्स मिलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये भी एक कलरलेस है। जैसे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का था, देखो इसमें फ़र्क देखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का था, बाकी ये दोनों आपके कलरलेस हैं। So these are present in roots and non-photosynthetic tissues of plants. These organelles store food. इनका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। Lysosomes are the storehouse of digestive enzyme. They digest worn out organelles
फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस ट्रैप्ड बाय द सेल्स। तो लाइजोसोम्स का काम क्या होता है कि फूड पार्टिकल या जो ख़राब हो गए हैं फूड पार्टिकल, बैक्टीरिया है या वायरस है या जो ऑर्गेनली आपकी डैमेज हो चुकी है, उसको ये हटाने का काम करते हैं। अंडर कंडीशंस ऑफ starvation, lysosomes start digesting the other organelles present in the cell. They are capable of destroying the cell in which they are present and hence are called suicidal bags of the cells. इसको suicidal bags of the cells इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि जिस सेल के अंदर होती है ये उसी सेल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती हैं. They are commonly found in animal cells. Now endoplasmic reticulum. It is a network of membranes found throughout the cytoplasm. It is like a channel for the transport of material within as well as outside the cell. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क की तरह बिहेव करते हैं जो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आते हैं, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे वो सेल के बाहर, मतलब या तो मटेरियल सेल के बाहर करना हो या सेल के अंदर करना हो. The network is so extensive that sometimes its one end is connected to the nuclear membrane and the other end to the cell membrane. अब राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स आर स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स. इसको अंडरलाइन करिएगा कि ये राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये फ्री स्टेट में होते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं. देयर मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोटीन हमारी बॉडी में, हमारे सेल में कौन सिंथेसाइज करता है? राइबोसोम्स. Now Golgi bodies. Golgi bodies look like stacks of flattened sacs and tubes. Their main function to receive, pack and distribute chemical products within as well as outside the cell. तो Golgi bodies का काम क्या होता है? मटेरियल को पैक करने का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का. It is also called the cell small room. जो वैक्यूल होते हैं और ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट रहते हैं, पर एनिमल सेल में इसका साइज छोटा होता है और प्लांट सेल में इसका साइज बड़ा होता है. वैक्यूल्स स्टोर फूड एंड अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन सेल माइट नीड टू सर्वाइव. इसके अंदर वो सारे फूड और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक प्लांट को या लिविंग थिंग को जीने के लिए ज़रूरी है. मोस्ट ऑफ द वाटर इन अ प्लांट सेल इज स्टोर्ड इन वैक्यूल. Vacuoles gain or lose water depending on how much of it is available in the cell. They can even store waste products so that the rest of the cell is protected from contamination. इसके अलावा वैक्यूल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर रहते हैं जिससे पूरा का पूरा सेल डैमेज होने से बचता है और पूरा का पूरा सेल गंदा नहीं होता है. सिर्फ वैक्यूल के अंदर आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो रह जाते हैं. The fluid present in the vacuole is called the cell sap. अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं सेल सैप. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. नाउ कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल. तो देखिए ज़रा, इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा. तो देखिए यहाँ पर आपके एक ये हो गया आपका एनिमल सेल और ये हो गया आपका प्लांट सेल. तो देखिए सेल वॉल प्लांट में है, एनिमल में नहीं मिलेगी. सेल वॉल एनिमल में नहीं होती है. इसमें आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, यहाँ पर भी राइबोसोम्स हैं. लाइसोसोम इसमें नहीं है. इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन देखिए, क्या सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर? वेरी गुड, सेल मेम्ब्रेन है. इस तरीके से आप एनिमल सेल और प्लांट सेल को अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ये आपको एक टेबल दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ था आपको डायग्राम, यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है. अब देखिए सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट रहती है, एनिमल में एब्सेंट रहती है. साइटोप्लाज्म इट इज़ नॉट डेंस, यहाँ पर डेंस होता है. वैक्यूल यहाँ पर बड़े वैक्यूल होते हैं जिससे कि ज़्यादा
या तो नहीं होते हैं या फिर बहुत छोटे साइज में होते हैं। प्लास्टिड्स, यहाँ पर प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमने 3 पढ़े थे, जिनकी वजह से ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का, फ्रूट्स और फ्लावर्स में कलर होता है, और प्लास्टिड्स एनिमल्स में नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम यहाँ पर एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका हो गया कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स आराम से कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का पिक क्लिक करके सेंड कर दीजिए, उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। बहुत ही जल्द आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी एक्सरसाइजेज भी मिल जाएंगी। यू कैन फिल दोज एक्सरसाइजेज एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।